This call is now being recorded. This call is now taking notes. सेकंड सत्र में आप सभी का पुनः स्वागत। हमारे बीच में रीता गांधी मैडम उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में विष्णु प्रिया जी उपस्थित हैं, सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में बीके मेघना जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अनिल शर्मा मैडम उपस्थित हैं, उनका भी स्वागत है। सीनियर थेरेपिस्ट सभी लोग। हम लोग अभी चर्चा कर रहे थे चाइनीज में और ट्रीटाइज 4 पर चर्चा कर रहे थे। TW मेरिडियन बहुत ही इंपॉर्टेंट एंडोक्राइन सिस्टम मेरिडियन है, उस पर चर्चा कर रहे थे। अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं BHB में हमारा चैप्टर 11 का कुछ पोर्शन रह गया है, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो लोकोमोटर सिस्टम ये हमारा है। हम लोग थैलमस पर चर्चा करने जा रहे थे। थैलमस, तो थैलमस क्या है? थैलमस हाइपोथैलमस से और ऊपर और ऊंचा, तो यह ग्रे मैटर है। क्यों? ये देखिए, थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल्स हम लोग बोलते हैं ना, 4 वेंट्रिकल्स होते हैं। हम लोगों ने हार्ट में पढ़े हैं सेमेस्टर 2 में, कितने वेंट्रिकल्स हैं? कोई बताना चाहेगा? 4। हार्ट में कितने वेंट्रिकल्स हैं? 2 वेंट्रिकल है। दो ऊपर वाले एट्रियम है, नीचे के वेंट्रिकल्स है। लेकिन हमारे, ठीक है, आपने उसके लिए कहा होगा, ये हमारा 4 है ब्रेन में। तो 2 हमारे हैं, एक तो हमारे लैटरल वेंट्रिकल कहलाते हैं। लैटरल माने साइड में होते हैं, लैट्रिकल वेंट्रिकल, और एक हुआ हमारा थर्ड वेंट्रिकल, और एक हो गया हमारा फोर्थ वेंट्रिकल। तो बस 4 हो गए, 2 लैटरल, एक थर्ड, एक फोर्थ। तो थर्ड सेरेब्रल वेंट्रिकल्स के दोनों ओर स्थित है ये वाला। और क्या है? ग्रे मैटर का बना है, यानी ये जो है, ये ग्रे मैटर माने ये कॉर्टेक्स का भाग है। हम लोग ग्रे मैटर को कॉर्टेक्स कहते हैं ना। कॉर्टेक्स को हम लोग ग्रे, ऊपर वाले भाग को कॉर्टेक्स कहते हैं, और कॉर्टेक्स बना हुआ ग्रे मैटर से, इसलिए हम लोग ग्रे मैटर को सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल करें अगर हम लोग, तो ग्रे मैटर को हम लोग कह सकते हैं कि इट इज ग्रे मैटर एज वेल एज दिस इज कॉर्टेक्स। तो ये कह रहे हैं ये भी उसी का पार्ट ही है। क्यों? ये ब्रेन स्टेम के ऊपर है। अभी ये ब्रेन स्टेम था, हम लोग पहले देखा था मेडुला के ऊपर हम लोगों ने कहा था पोन्स के ऊपर मिड ब्रेन, और मिड ब्रेन माने मध्य वाला ब्रेन। अब इसके ऊपर जो हमारा है वो हमारा किसका है? वो हमारा वर्चुअली नर्व कोशिकाओं का सारा पार्ट होगा, कॉर्टेक्स का भाग हुआ, और यहीं पर हमारा पाया जाएगा सेरेब्रम। ठीक है, तो दोनों ओर के थैलमस अपने ये दो होते हैं, दोनों ओर के थैलमस अपने ऊपरी सिरे पर एक दूसरे के तंतुओं द्वारा जुड़े होते हैं। अर्थात दोनों एक दूसरे कार्य से, जैसे हाइपोथैलमस भी जुड़ा होता है, हाइपोथैलमस भी नीचे होता है, ऊपर थैलमस जुड़ा होता है। ऐसे होता ताकि लेफ्ट राइट दोनों माने इधर हों, तो दोनों थैलमस अपने अगर कम्युनिकेट नहीं करेगा तो फायदा क्या हुआ? तो सारे कम्युनिकेशन बहुत तेजी है। ब्रेन का सारा काम कम्युनिकेशन का है। हाथों से कोई बात आई तो कम्युनिकेट, पैरों से कोई चीज आई तो कम्युनिकेट। अगर कम्युनिकेशन ना हो ब्रेन के पास तो वो फंक्शन नहीं कर सकता। ये मास्टर है, ये मालिक है, ये स्वामी है। तो ये क्या करता है? ये जैसे कोई ऑफिस का आप इंचार्ज हो, अगर वो कम्युनिकेशन ही कमजोर हो जाए तो फिर वो कहते हैं कि क्या बॉस है, बहुत अच्छा, खराब, क्योंकि उसका नियंत्रण नहीं होगा ना। इसीलिए नियंत्रण के लिए आपको कम्युनिकेशन बहुत जरूरी होता है। लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, ऊपर से नीचे, ऐसे यूं, यहां से ऊपर से नीचे, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, आगे से पीछे, इस सब तरफ का कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। तो यानी दोनों के एक दूसरे कार्य से परिचित है। कम्युनिकेशन मतलब कि हम जान रहे हैं, हम संवाद कर रहे हैं, हम उससे बोल रहे हैं, उससे बात कर रहे हैं, हम उससे समझ रहे हैं कि भाई तुम कहाँ पहुंचे, तुमने अपना काम पूरा कर लिया कि नहीं कर लिया। हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, क्या कहते हैं? भाई आपका काम पूरा हो गया? उसने कहा हाँ मेरा पूरा हो गया। तो ये कम्युनिकेशन ही तो है।
तो ऐसे कम्युनिकेशन एक दूसरे कार्य से परिचित होते हैं। थैलेमस, अब इसका मेन काम क्या है? सेंसरी, इसका नाम है सेंसरी रिले सेंटर। रिले हमने पढ़ा हुआ था, कहीं पढ़ा है कहीं? रिले, रिले कहीं देखा हुआ, सुना हुआ कोई शब्द? रिले शब्द हम लोग नहीं सुना कभी, रेडियो में, टेलीविजन में कहीं सुना है? नहीं सुना, किसी ने नहीं सुना? इतने लोगों ने रिले सेंटर सुना नहीं? रिले ये ट्रांसमिटिंग एंड रिसीविंग के लिए काम करता है सर। एग्जैक्टली, रिले, रिले कहते हैं ना, रिले सेंटर कहते थे कि रिले स्टेशन है। रिले स्टेशन माने वहां से कोई चीज आती है और फिर यहाँ पर इकट्ठे होकर तब यहाँ से रिले करते हैं, ये तो सेंसरी रिले सेंटर है। यानी कोई भी जितने, केवल गंध संवेद, केवल नोज वाला जो है ये वाला, इसको छोड़ दीजिए, ये केवल ये नहीं इसकी बात नहीं बोलते हैं। शेष जितने भी सेंसरी आते हैं वो यहाँ पर इकट्ठे होते हैं और तब यहाँ से भेजे जाते हैं ऊपर ब्रेन को। ये रिले का मतलब है। यहाँ पर आएंगे, स्टॉप होंगे और यहाँ से तब जाएंगे थैलमस से ऊपर। और आप देखिए कि थैलमस हमारे पढ़िएगा हम लोग, स्पाइन से जुड़ा हुआ थैलमस, थैलमो, थैलमो जहां लिखा है थैलमो सेंटर, ये थैलमो माने ये थैलमस, थैलमस तक आते हैं। तो ये सेंसरी रिले सेंटर है। इसके माध्यम से सभी संवेद, मतलब कम्युनिकेशन, all sensory nerves, they come and they merge over here and then again they are sent to cortex। ये कॉर्टेक्स को जाते, जहां जाना है वहां भिजवा देते हैं। विभिन्न संवेदों का सामयिक इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन माने मिलान, इंटीग्रेशन में मिलान, ये फाइल इधर से उधर, उधर से उधर, समझ में भाई ठीक है कि नहीं? स्वस्थ शरीर में थैलेमस के अन्य कार्य ज्ञात नहीं होते। कह रहे कि ये भी इसमें बहुत नहीं, लेकिन ये पाया गया है, क्या पाया गया है कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अगर सेल नष्ट हो रहे हों तो इसकी संवेदन क्षमता 0 हो जाती है। अगर कोई सेरेब्रल कॉर्टेक्स में कोई चीज नष्ट हो गई तो इसकी संवेदन क्षमता, क्योंकि ये उसी का पार्ट है, तो इसकी संवेदन क्षमता कम हो जाती है। लेकिन ये कह रहे हैं कि लेकिन कुछ हफ्ते बाद जो मेन तेज वाले होते हैं, सीवियर पेन को उनको महसूस करता है। यानी ये लोअर लेवल का संवेदी अंग है, संवेदना के स्तर पर लोअर, मतलब बहुत पेन होगा तभी करेंगे, हल्का होगा तो नहीं करेगा। तो यानी कोई अगर हल्का कर रहा है तो उसको माना जाएगा कि वो हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट डिग्री का संवेदन अंग है। लेकिन ये तेज शूर को तो, तेज पेन को तो महसूस करेगा, लेकिन हल्का हल्का पेन होगा तो उसको महसूस ही नहीं करेगा। ये लिम्बिक सिस्टम का एक सदस्य है ये। अब ये देखिए, हम लोग कहा था ना लिम्बिक सिस्टम, आगे पढ़ेंगे। लिम्बिक सिस्टम का ये एक मेंबर है। लिम्बिक, इसका व्यवहार संभावनाओं, इमोशंस क्या है और हमारा हम कैसे एक्ट करते हैं, भावना और इमोशन से हमारा संबंध है। तो भावना से एक्ट कैसे करते हैं, प्रगति से, इन सबसे जोड़ा जाता है। और व्हाट शुड बी नेचर, व्हाट इज आवर नेचर, इस नेचर को और भावना, इमोशन नहीं, लेकिन बड़े संवेदनशील है, कह रहे उससे मत जाओ, बिल्कुल रूड आदमी है, वो कोई भावना नहीं जानता है। और कोई कहेंगे नहीं आप जाइए, बहुत भावनात्मक आदमी है। ये जो कंसेप्ट है, और व्यवहार उसका बहुत अच्छा है, व्यवहार बड़ा रूड है, तो वो ये लिम्बिक सिस्टम उसको तय करता है। रेटिकुलर फॉर्मेशन से इसका संबंध है, यानी जो बाहरी वातावरण है उनसे भी इसका संबंध है। टेम्परेचर है, कोई प्रॉब्लम हो, कोई वो, इन सब से क्या होता है, इसका फायदा, इसके संबंध होने से व्यक्ति को जागने, चैतन्य होने में सहायक होता है। अगर बाहरी वातावरण पर सजग है आप, तो आप समझ पाएंगे कि भाई रात हो गई तो आपको सोना चाहिए, दिन हो गया तो आपको जगना चाहिए। ये सब आपकी संवेदना बता रही है कि ये आप अगर ये फॉर्मेशन संबंध है तो जागने और सोने का तय कर रहा था, ये चैतन्य होने में सहायक हो रहा है। अगर आपको उजाला है या आपके बाहरी वातावरण पर सजग है तो आपको मालूम है गर्मी पड़ रही है तो चैतन्य, आप कैसे चैतन्य, आपको जाड़ा पड़ रहा है तो आपको उसकी इच्छा। इन सब के लिए रेटिकुलर फॉर्मेशन का मेंबर है। अब इसको बीमारी क्या होती है, इसको जो रक्त आपूर्ति करती है उस धमनी का नाम है थैलेमोजेनिकुलेट। मतलब थैलमस से जेनिकुलेट आर्टरी। इसमें अगर कोई ब्लॉकेज हो गया, ब्लॉकेज माने कोई ब्लॉक कर गया, थ्रोम्बस कोई हो गया, थ्रोम्बस माने कोई अवरोध आ गया, है ना भाई। तमाम केमिकल्स घूमते रहते हैं, वो केमिकल्स मर्ज होकर के कहीं थ्रोम्बस बना लिए तो क्या होगा,
क्या रिजल्ट होगा, मतलब यानी सप्लाई कम हो जाएगी, ब्लॉक हो जाए तो आर्टरी सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, सीवियर मस्कुलर वीकनेस, आपको लगेगा मस्कुलर वीकनेस बहुत हो जाएगी। और दूसरा क्या होगा, जो सेरेबेलम करता है, कभी कभी एक से अधिक जॉइंट्स पर आप एक समय गति देना, मतलब हाथ को पैर को सबको हिलाना चाहे तो अपने तालमेल नहीं रहेगा, सिंक्रोनाइजिंग नहीं रहेगी। जैसे यहाँ भी मूवमेंट करें, यहाँ करें, तो आपको अगर आप ऐसा हिलाना चाहें या ऐसे हिलाना चाहें आपको मालूम है, लेकिन अगर आप ये एटेक्सिया कोई है तो आपको ये कभी समझ ही नहीं आता, ऐसे करें तालमेल नहीं रहेगा। अभी तालमेल है, ऐसे मान लीजिए यूं आपने किया, आपको यूं करना है तो तालमेल हो गया, आप एक साथ यूं कर रहे हैं, एक साथ आप इधर भी कर रहे हैं इधर भी, देखिए यूं, ये तालमेल, मतलब आपको ब्रेन बता रहा है कि आपको इसको राइट ले जाना है तो इसको लेफ्ट पीछे आना है, ये आगे आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, तो ये उसका वो कंसेप्ट, तो इस तरह का तालमेल नहीं रहता है। तीसरा क्या होगा, आंखें बंद कर लेंगे तो हम अपने, अभी आंखें बंद करिए आप लोग, और आपको आप महसूस करिए कि आपका हाथ कहाँ, तो आपको मालूम होगा मेरा हाथ यहाँ पर है, मेरा हाथ कुर्सी पर है, मेरा हाथ टेबल पर है, मेरा हाथ हवा में है, ये बता देंगे। लेकिन इस बीमारी होने पर आंखें बंद करने में अपने पैरों की स्थिति नहीं कहाँ पर है, कि पैर हमारे जमीन पर रखे हैं कि हवा में है कि कुर्सी के ऊपर है कि कुर्सी टेबल के नीचे जहाँ पर रखे हुए वहां पर है कि नहीं, कि जमीन पर है, नहीं बता पाएगा, इसको फैंटम लिम्ब कहेंगे। और ये सब तीनों बीमारियां मिल जाएंगी तो स्थैल्मिक सिंड्रोम कहेंगे। क्लियर, आगे चले, बोलते जाइए अनिल शर्मा मैडम। जी सर। आगे चले, हाँ आगे चलिए। ठीक। अब हम लोग आगे लिम्बिक सिस्टम, जिसकी हम चर्चा कर रहे थे, लिम्बिक सिस्टम है। शरीर सिस्टम माने क्या होता है, हम लोग कहते हैं कि सबसे पहला सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द बॉडी। तो वहां से हमने शुरू किया, फिर हमने कहा कि एक तरह के सेल मिल करके और एक टिश्यू को फॉर्मेशन करते हैं, सो दैट दे शुड हैव ए लॉन्गेविटी ऑफ लाइफ, नंबर 1। नंबर 2, डिवीजन ऑफ लेबर की वजह से अधिक सेंसिटिव हो जाए किसी काम के लिए और अधिक एक्सपर्ट हो जाए, इसलिए उन्होंने टिश्यू फॉर्मेशन किया। तो कई सेल मिलकर के टिश्यू फॉर्मेशन करते हैं, फिर कई टिश्यू ने मिलकर के एक ऑर्गन का संरचना कर दिया और कई ऑर्गन मिलकर के एक सिस्टम की रचना कर दी। यहां लिम्बिक सिस्टम का अर्थ है यहां ऑर्गन नहीं है, यही ब्रेन के अनेक छोटे छोटे पार्ट्स हैं, वो मिल करके और इस लिम्बिक सिस्टम की रचना कर रहे हैं। इसमें 9 अंग है, 9 नवरात्रि, वहां से याद करिए, नवरात्रि जैसे हम लोग बोलते हैं नवरात्रि, तो ये 9 दिन का इंपॉर्टेंस है। 9 में देखिए क्या है, हाइपोथैलेमस सबसे टॉप पे बैठा हुआ है, बात कर रहे थे ना भाई हाइपोथैलेमस की, हाइपोथैलेमस इज ऑन द टॉप, TW20। दूसरा, थैलेमस का एंटीरियर न्यूक्लियस, एंटीरियर माने जो बाहरी वाला, जो ये वाला जो सामने का दिखाई पड़ता है वो एंटीरियर न्यूक्लियस, और सेप्टल न्यूक्लियस। देखिए एंटीरियर न्यूक्लियस थैलेमस का, थैलेमस पहले देख लीजिए, थैलेमस का एंटीरियर, इपीथैलेमस माने थैलेमस का बाहरी, तो ये, फिर सेप्टल न्यूक्लियस, पैरा ऑल्फैक्टरी एरिया, एमाइगडाला, हिप्पोकैम्पस, प्री ऑप्टिक एरिया, मेमोरी बॉडी, इतने हमारे 9 सिस्टम है, जो 9 छोटे छोटे अंग हैं जो पार्ट ऑफ ब्रेन है, यही दोनों में करते हैं। और ये कम्युनिकेट, देखिए कोई फाइल, आप लोगों ने फाइल कभी मूवमेंट कहीं देखा किसी ऑफिस में, जिन्होंने देखा हो जानते होंगे, जो काम करते होंगे वो जानते होंगे। एक टेबल पे फाइल आई, उसमें 10 इंफॉर्मेशन है, तो उन्होंने कहा कि ये वाला काम हमारे उसमें नहीं है, ये वो अंजना मैडम देखेंगी। अंजना मैडम ने कहा कि ये मैंने इसको काम कर लिया है और ये सुमित्रा मैडम देखेंगी। अब सुमित्रा मैडम बात पहुंच गई, सुमित्रा मैडम ने कहा कि ये तो नहीं, ये रचना मैडम को दे दीजिए क्योंकि मैंने ये काम कर दिया है। रचना मैडम ने कहा कि पुष्पा मैडम को दे दिए, पुष्पा मैडम ने कहा, फिर उन्होंने कहा वो रीता मैडम को दे दीजिए, रीता मैडम के पास आ गए, उन्होंने कहा विष्णुप्रिया मैडम उसको फाइनली बताएंगे और ये बॉस को सबमिट करेंगे। इतने लोगों का जो संपर्क हुआ, यही आपका सिस्टम है, क्योंकि इतने सिस्टम से ही वो फाइल अंत में मूव हुई और जिसको साइन करना है अल्टीमेटली वो वहां पहुंच गई। तो ऐसे देखिए, इपीथैलेमस, प्री ऑप्टिक एरिया पैरा ऑल्फैक्टरी है, थैलेमस एंटीरियर न्यूक्लियाई, हाइपोथैलेमस सेप्टल न्यूक्लियाई, हिप्पोकैम्पस एमाइगडाला, ये सब उसके रूप में है। और इन सबके माध्यम ये क्या करते हैं,
ये दोस्त एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं, बताते हैं कि भाई हमको ये करना वो करना, और अंत में करके क्या करते हैं, अल्टीमेट इंटीग्रेशन यही होता है। हम लोगों ने सीपीयू जैसे देखा होगा, सीपीयू में कोई चीज होती है तो ये सब बताते हैं कि जैसे सीपीयू में फंक्शन होता है, लेकिन उसके पास अंदर अंदर क्या काम होता है वो नहीं जानते, तो वैसे ही रिजल्ट आपको आता है, लेकिन इतने लोग उस पर अपना प्रयोग करते हैं तब बताते हैं। इन 9 सदस्यों के मध्य हाइपोथैलेमस का स्थान शीर्ष पर है और वही अपने अन्य सदस्यों की क्रिया प्रतिक्रिया का समन्वय करने पास इंटीग्रेट करने के पश्चात शरीर का परिणाम परिलक्षित करने की सिग्नल भेजता है। अंत में कहता है हाइपोथैलेमस को मिल गया, उसका आई एम द बॉस, उसने तुरंत कहा कि ठीक है अब आप ये काम कर लीजिए। तो ये क्या है, अब कैसे होता है, उन्होंने कहा कि सामान्य भावनाओं के 3 चरण है। भावना वाला भावना प्रकृति सहर प्रकृति भावना व्यवहार। एक व्यक्ति धमाका सुनकर पहचानेगा कि बम का धमाका है, एक धमाका हुआ और उनका बम का धमाका है। ये बम का धमाका उसने पहले हुआ, इसको कॉग्निशन बोलेंगे, संज्ञान हुआ, सुना, कान ने सुना बम का धमाका है। दूसरा क्या हुआ, दूसरा क्या, संज्ञान होने पर यह जिज्ञासा होगी या डर लगेगा, दोनों ही कंडीशन, डर लगा अरे बम, तो इस ये जो है जिज्ञासा, ये कम्युनिकेट सोचा क्या पता नहीं क्या हो गया है, देखिए जरा, एक तो ये होगा, दूसरा कहेगा नहीं चुपचाप बैठो, बम वहां तुमको बम की आवाज नहीं सुनी पड़ रही है, बम चल रहा है मत जाओ, डर, तो डराएगा वो आपको, या डर आप डर जाएंगे या आपको जिज्ञासा होगी। इसे अफेक्ट कहेंगे। द्वितीय चरण प्रभाव, क्या प्रभाव कहेंगे, इसे कहेंगे अफेक्ट, यानी कॉग्निशन पहले हुआ फिर अफेक्ट हुआ। अब जब अफेक्ट मालूम हो गया, अब क्या हुआ, जब आपको मालूम हो गई कि ये बम का धमाका है और जिज्ञासा तो डर हुआ, तो डर के प्रभाव से या क्या होगा, डर का प्रभाव होगा तो क्या होगा कि आप छिपने की कोशिश करेंगे या आवाज की ओर जाएंगे, भाई देखें क्या है, अभी हम तो हमारे घर के बाहर ही हो रहा तो मैं देखूं, तो ये जो आप है इसको बोलेंगे क्रियावृत्ति, कोनेशन। हम क्या करना चाहते हैं, इस अफेक्ट के बाद हम करना क्या चाहते हैं, इसको रिएक्शन कह सकते हैं, लेकिन बट कोनेशन शब्द वहां का है, क्वाइनिंग वही करिए जो मॉडर्न साइंस में दिया हुआ है, इसको कोनेशन बोलेंगे, है ना। रिएक्शन भी कह सकते हैं, या तो भागेंगे आप और या आवाज उसकी आवाज की ओर भागेंगे। तो भावना व्यवहार इमोशन बिहेवियर के मध्य सामान्यतः सीधा संबंध है। कैसे, इसके अंतर शारीरिक अंगों कार्यविधि में परिवर्तन आना होता है। कैसे परिवर्तन आता है, आपको डर लगा, आपको दुख लगा, आप रोने लगे, आपकी आंखें फैल गई, आपके आंखों से आंसू बहने लगे, आपको बाल खड़े हो गए, अरे ये हो गया, ये जो चिंता है ये तो और आपके हार्ट बीट बढ़ गई, कम हो गई या अधिक हो गई, दोनों चीजें होती है, कम हो गई, टैकीकार्डिया, ब्रेडिकार्डिया सब होता है। तो ये जो आपका हो डीप ब्रीदिंग, पसीना आना, रेस्पिरेशन शुरू हो गया, मुंह सूखने लगेगा, कैसी इंफॉर्मेशन मिल गई, पुतली मतलब ये सब सारे होंगे, ये ड्राइनेस, ओरल कैविटी, पूरा मुंह सूख जाएगा पूरा, है ना। तो ये लैक और आंसू, ये परिवर्तन सामान्य है, ये दुख और डर की स्थिति में, डर ये, और अंत में कभी कभी लोग बेहोश हो जाते हैं कि ये सुना इंफॉर्मेशन को आई। और दूसरा इसमें क्या होता है, इस वाली घटना में आप पूरे जगत से निर्लिप्त हो जाएंगे, यानी आप जो है ये नहीं देखेंगे कि आपके बगल में सामने कौन खड़ा हुआ है, हमारे बॉस खड़े हुए, हमारे घर के कौन सुन, आपको जो आप, क्योंकि क्यों आपका व्यक्ति, ये जो आपका रिएक्शन है उस घटना, उससे डर या उसकी वजह से उत्पन्न जो दुख है उसकी वजह से आप सबसे निर्लिप्त होकर के आप रोने लगेंगे, आप मतलब नहीं किसी की बात ही नहीं सुन, देख ही नहीं पाएंगे, उनको दिखाई नहीं पड़ेगा, वो सामने खड़े होंगे वो दिखाई नहीं पड़ेंगे। ये जो है ये, इसमें आप बाहरी वातावरण पर निर्लिप्त होते हैं। लेकिन दूसरी स्थिति में क्या होता है, अभी आपको कोई खुशी मिल जाए, कोई जीत हो जाए, आप टॉप कर जाए, आप फर्स्ट आ जाए, आप पास हो जाए, ये जो आपका रिएक्शन है वो उसमें कम्युनिकेट करते हैं आप समाज के साथ। अपने बगल वाला होगा उसको गले में, खिलाड़ियों को देखे नहीं, उन्होंने एक गोल मारा और एक के ऊपर दूसरा चढ़ गया, होता है ना। वो अभी क्रिकेट में उन्होंने अपना 2-3 सर्किल खा, मतलब हवा में
वो कर लिया। ये जो हो रहा है ये इसलिए कि आप कम्युनिकेट करते हैं अधिक, वहां निर्लिप्त होता है, आप लोग सिकोड़ते हैं, यहाँ बाहर भावना में बढ़ते हैं। ये आपका खुशी और विजय में है। नाचने लगते हैं, उछलने लगते हैं, कूदने लगते हैं, ये सब उसी का है। ठीक है, इसमें भी आपका रक्त बहाव बढ़ता है, हार्ट हार्ट अधिक फंक्शन करता है और लंग्स अधिक फंक्शन करते हैं। दंड और पुरस्कार, इन दोनों परिस्थितियों में शरीर विभिन्न प्रतिक्रिया प्रदर्शित करती है। कुछ भी हो सकता है भाई, पनिशमेंट मिला और पुरस्कार मिला, तो पनिशमेंट में दूसरा रिएक्शन होता है, पुरस्कार में दूसरा रिएक्शन होता है। पुरस्कार में आप खुश हो जाते हैं, पनिशमेंट में आप दुखी हो जाते हैं अचानक। नफरत और प्रेम, इसमें भी आपको विलंब है। नफरत होगा तो आप दूसरा रिएक्शन करेंगे, प्रेम होगा तो दूसरा रिएक्शन करेंगे। तो ये आपके शरीर की प्रतिक्रियाएं, इन सब भावनाओं की वजह से विभिन्न रिएक्शन। तो भावनाओं व्यवहार विभिन्न परिस्थितियों में शारीरिक प्रतिक्रियाएं जैसे कैसे उत्पन्न होती है इसमें, परंतु सेरेब्रल, ये कह रहे हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स में जो रासायनिक तत्व, कोई केमिकल, भाई हार्मोन से, केमिकल से उनका जो है कहीं ना कहीं सीक्रेशन है, तो उन सीक्रेशन की वजह से ही वो कोई खुशी करने वाले होते हैं, कोई दुखी। इसको बॉडी केमिस्ट्री की संज्ञा दी गई कि बॉडी केमिस्ट्री में परिवर्तन हुआ। लिम्बिक सिस्टम की समस्त क्रियाएं हाइपोथैलेमस के माध्यम से संपन्न होती है, तो ये हाइपोथैलेमस इंपॉर्टेंट है। गरिमा मैडम आगे बढ़े। जी सर। विष्णुप्रिया मैडम आगे बढ़े। हाँ सर। तो हाइपोथैलेमस में हम लोग पहुंच गए। अब जिसको हम लोग कह रहे हैं सबसे ब्रेन का सबसे इंपॉर्टेंट पावरफुल बिल्कुल बैठा हुआ है, पावरफुल, उसको चिंता नहीं है, जानता है हम तो हर जगह के अध्यक्ष हैं, मेरा मेरे उसको सीक्रेशन नहीं हो सकता, बिना मेरे कोई युवक नहीं बन सकता, कोई मेरे कोई युवती नहीं बन सकती, बिना मेरे कोई फंक्शन आप कर नहीं सकते, कि मैं तो चीफ हूं, हर सिस्टम का चीफ है। देखिए हाइपोथैलेमस इज द चीफ ऑफ ऑल। कैसे ऑल? इसलिए लिम्बिक सिस्टम का चीफ, एंडोक्राइन सिस्टम का चीफ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को एक उनके ऊपर वाले जो भाग का है उसको अपने घर में, इसको बंदी बनाना नहीं कहेंगे, तो घर में बिल्कुल रखा हुआ है मेहमान की तरह से, तो मेहमान की खातिरदारी कर रहा है, तो नेचुरली वो भी इनको मान रहे हैं, तो सब मान रहा है। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का है संबंध, दोनों संवर्गों, सिंपैथिक पैरासिम्पैथिक दोनों को, केंद्रकों को अपने सदस्य बनाए लीजिए, उन्हीं को कहा भाई आप उन्हीं को घर में बैठा लिया कि ले, तो अब बेचारे वो भी इनकी बात मानने के लिए बाध्य हो गए। एंडोक्राइनल सिस्टम का चीफ है, चीफ ऑर्केस्ट्रा कहलाता है, ये चीफ ऑर्केस्ट्रा कहलाता है। और तीसरा हमने देखा है लिम्बिक सिस्टम का भी चीफ है। तो यानी सब ये, इसलिए हाइपोथैलेमस सबसे पावरफुल है। तो क्या करता है? ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, लिम्बिक सिस्टम और तीनों का नियंत्रक है, कंट्रोलर है। हृदय और रक्त परिसंचरण कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को प्रत्येक विषम परिस्थितियों में नियमित करता है। वैसे तो आपको मेडुला का दिखाई पड़ता है, मेडुला है, लेकिन यह चीफ पर है, इसलिए यह उसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को, यूबी10 वहां मेडुला का पॉइंट है चाइनीज में, तो मेडुला कंट्रोल करता है। लेकिन ये हमारा TW20 है, ये क्या आता है? विषम परिस्थितियों, प्रत्येक विषम परिस्थितियों में रेगुलेट करने का काम करता है। अगर इसको लगा कि भाई गति बढ़ाना है आपको, कार्डियक, तो टैकीकार्डिया, कभी आप ब्रेडिकार्डिया कर देगा। तो ये सब काम इसके हैं, महत्वपूर्ण है। देखिए हाइपोथैलेमस पढ़िएगा, इसके बहुत फिंगर नंबर 9 कब जॉइंट पे भी डाल सकते हैं ना मेथी पट्टी? जी, फिंगर नंबर 9। हाँ फिंगर नंबर 9, हाँ 9, तो आयुर्वेद में ना, हाँ सब सिस्टम का अलग अलग है। आयुर्वेद का वो है TW20 चाइनीज में है, और आयुर्वेद में फिगर नंबर 9 में वात जॉइंट पर है। रक्त प्रवाह को सामान्य स्तर से कम या अधिक करना महत्वपूर्ण योगदान है। शर्म से गुलाबी होना, गुस्से से लाल होना, डर से सफेद पीला होना मुहावरे नहीं है, हाइपोथैलेमस से नियंत्रित क्रियाएं हैं।
उनके उपरंत जो प्रतिक्रियाएं हैं उनके रिजल्ट यही है, अधिक जो है रक्त प्रवाह कर देगा, रक्त प्रवाह घटा देगा, सफेद पीला पड़ जाएंगे, गुस्से लाल हो जाए तो गुस्से में आपको आंखों में बढ़ जाएंगे, चेहरे में बढ़ जाएगी, ये सब पूरे शरीर में आपको कांपने लगेंगे, ये सब चीजें आपको हो जाएंगी। तो ये आपको हाइपोथैलेमस कंट्रोल कर रहा है। लिम्बिक सिस्टम संबंधित समस्त भावनाओं में शारीरिक अंगों प्रतिवर्त द्वारा, कोई भाई जब भी देखा ना खुशी में उछलने लगे, ये जो होता है वो इमोशनल, ये लिम्बिक सिस्टम का है, लेकिन यही करता है, अल्टीमेटली यही करता है, मेन यही है। शरीर का तापमान, आपका जो टेम्परेचर मेंटेन होता है ये करता है। टीडब्ल्यू हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है ना, वो जिम्मेदार है, वो भी जिम्मेदार है, वही तो ट्रिपल वार्मर है, तो वो जिम्मेदार है चाइनीज में। लेकिन बायोलॉजी मतलब मॉडर्न साइंस में ये तापक्रम बनाने के लिए ये मदद करता है। ठीक है, शरीर का ताप निकलने वाले रास्तों कैपिलरी श्वेत ग्रंथियों का नियंत्रण रखता है। कपकपाना इसी के सुरक्षा पद्धति है। कपकपाएं वो आपको ठंडक लगी, अब ये ठंडक लगी तो गर्मी उत्पन्न करना है ना, इसको टेम्परेचर मेंटेन करना, तो गर्मी ऐसे ऐसे करके गर्मी ऐसे करेगा, रिएक्शन करेगा तो आपके शरीर में गर्मी आ जाएगी। अगर आप लगातार डांस करते रहिए और किसी बर्फीले उसमें फंस जाए तो आप लगातार डांस करेंगे तो आपके शरीर की गर्मी कायम रहेगी, नहीं तो कोई आदमी जीवित नहीं रह सकता उसकी बर्फीली उसमें, तो उसमें लगातार मूवमेंट। ऐसे एक आधे एग्जाम्पल हुए हैं जिसमें एक लड़की कहीं फंस गई थी और वो 17 घंटे तक नाचती रही, 17 आवर्स लगातार रेगुलर नाचती रही, तो जीवन बच गया। ठीक है, मैं एक बार से ले रहा हूँ। हाँ ठीक है, जल्दी बैठिए। संकेत आ रहा है इसका? हम्म? संकेत नहीं ठीक है, अब सही है, आ रहा है हाँ, चार्ज हो रहा है। फिर कपकपाना इनकी सुरक्षा पद्धति है, हाइपोथैलेमस द्वारा नियंत्रित होती है। क्षुधा एवं भोजन संतुष्टि, हंगर एंड सेटिस्फेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वही कोई भी चीज आपको भूख लगी और आपने खाना खाया और आपको जो संतुष्ट का भाव है यही तय करता है। अगर संतुष्ट नहीं है तो आपको इसी पे इसको भी ट्रीटमेंट आप मेथी लगा के इसको कर सकते हैं। कोई भी है, केवल सेटिस्फेक्शन केवल यही नहीं, सेटिस्फेक्शन किसी का भी है। अभी आप लेटेस्ट अभी इसमें आया था
टीवी में, यूट्यूब में आया हुआ, एक लड़की, एक लड़का और एक दूसरी तीसरी लड़की, 2 लेडीज हैं। तो एक लड़की को उसने पूछती है कि तुम्हारा कितना नंबर है, तो लड़का बोलता है कि मेरा तो 94% है। तो मेरे तो 94% है। उसके बाद दूसरी लड़की बोलती है, तो मुझसे पूछता है कि तुम्हारा कितना है, तो उसने कहा मेरे तो 97 है केवल। उसी, अब ये दोनों बैठे हुए हैं, मतलब बहुत अधिक इनको चेहरे पर बहुत अधिक प्रसन्नता नहीं जाहिर हो रही है। और एक लड़की दिखाया हुआ है कि वो डांस करते हुए मिठाई बांट रही है। तो ये लोग पूछते हैं कि अरे ये क्यों, इसको क्या हो गया, ये तो डांस कर रही बाकायदा। तो उसने पूछा कि ये भी, तो कहती मेरा रिजल्ट निकल गया है। तो उसने कहा भाई तुम्हारा रिजल्ट क्या रहा। उसने जो अपना परसेंटेज बताया वो बिल्कुल 37 बताया, वो 38% है, वो पास हो गया। तो बोले अरे तो 37 में कौन सी बड़ी बात है। उसने कहा कि मेरे घर वाले तो ये कह रहे थे कि मैं पास नहीं हो सकती और मैं पास हो गई हूँ। तो वो अपना सबको मिठाई बांट रही, उनको भी मिठाई खिलाया उन्होंने। ये जो है, ये वाला है सेटिस्फेक्शन जो है, ये आपका गवर्न कर रहा है। कौन गवर्न कर रहा है मैडम, रीता गांधी मैडम, कौन गवर्न कर रहा है? हाइपोथैलेमस। यस, हाइपोथैलेमस गवर्न कर रहा है। हाइपोथैलेमस का सेटिस्फेक्शन का भाव ये तय कर रहा है। वो तो 37% है और वो प्रसन्न है, मिठाई बांट रही है। ये रियल, अभी टीवी में आ रहा है, यूट्यूब में आ रहा होगा, आप लोग देखिएगा। और उधर वो 97% में दुखी बैठे हुए हैं, वो 94, वो 97, दोनों दुखी बैठे हुए हैं। ये हाइपोथैलेमस का फंक्शन है। इन दोनों दशाओं का केंद्र हाइपोथैलेमस मौजूद है। हाइपोथैलेमस में अब उसी में और भी है। अब देखिए ग्लूकोज वाला जो है, अब उसका भी थोड़ा बता दिया है कि सेंसरी ग्लूको रिसेप्टर्स हमारे शरीर में होते हैं। तो वो क्या करते हैं, जैसे ग्लूकोज का लेवल घटता है तो वो बता देते हैं कि हमारा ग्लूकोज का रक्त घट रहा हो। तो जैसे रक्त ग्लूकोज का घटता है तो ब्रेन को बताते हैं, हाइपोथैलेमस को बताते हैं कि हमारा रक्त ग्लूकोज कम हो रहा है, ग्लूकोज कम हो रहा है रक्त में, ब्लड शुगर जिसको बोलते हैं। तो ब्लड शुगर लेवल जब कम हो जाता है तो इन्फॉर्मेशन मिल गई हाइपोथैलेमस को। हाइपोथैलेमस इंस्ट्रक्ट करता है सिस्टम को कि भाई खाना खाइए, खाना खाएंगे तो भोजन मतलब ग्लूकोज मिलेगा। तो व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाया और उसने जो है मतलब ग्लूकोज भी उसमें बना। अब ये ग्लूकोज अगर बन गया और नॉर्मल आप आदमी है तो नॉर्मल क्या होगा, ग्लूकोज बना और वो सेल्स को चला गया। ग्लूकोज इंसुलिन, जो इंसुलिन है, इंसुलिन आपका सिक्रेशन हुआ पैंक्रियास से और इसने ग्लूकोज जो बता, तो सेल के अंदर जो होल्स होते हैं, पोर्स होते हैं, उन पोर्स में ग्लूकोज बड़ा अणु होने के नाते जा नहीं पाता, तो उसको इंसुलिन आता है और उसके पोर्स को बड़ा करवाता है ताकि इसमें प्रवेश कर पाए। मतलब प्रवेश की परमिबिलिटी इसको बोलते हैं, उनकी लैंग्वेज में परमिबिलिटी तय करता है। तो ये परमिएबल बनाता है कि ये ग्लूकोज अंदर चला जाए। जैसे ग्लूकोज चला गया अंदर, वैसे ही माइटोकॉन्ड्रिया के पास पहुंचा और माइटोकॉन्ड्रिया ने तुरंत उससे बनाना शुरू किया। क्या बनाना शुरू किया? उधर ऑक्सीजन उसके पास है, ग्लूकोज है, दोनों से मिलकर उसने ऊर्जा बनाना शुरू कर दिया। 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा बनाया उसने, एटीपी अणु में सुरक्षित रखी गई और उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया और जल बना दिया। कार्बन डाइऑक्साइड को हम दोनों बाहर निकाल दिया, जल को हम लोग यूज कर लिया। दिस इज द फंक्शन। अब एक व्यक्ति डायबिटीज है, डायबिटीज का पेशेंट है, वो क्या करेगा? डायबिटीज का पेशेंट हुआ तो उसके पास इंसुलिन नहीं है, तो ग्लूकोज खाया और जैसे ही ग्लूकोज खाया, मतलब भोजन खाया, भोजन खाने से ग्लूकोज बना। अब ग्लूकोज रक्त में तो घूम रहा है लेकिन वो सेल में जा नहीं पा रहा क्योंकि उसके पास इंसुलिन नहीं है। तो जब रक्त में नहीं गया, अंदर नहीं गया ग्लूकोज, तो अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ने कोई एनर्जी बनाई नहीं। तो जो सेल जितने भी सेल है वो सब क्या रह जाएंगे? बोलिए, शब्द बोलिए, क्या हो जाएगा?
भूखी रहेंगे नहीं। सेल का भोजन क्या है? सेल का भोजन तो जब तक ऊर्जा न मिले तब तक सेल नहीं फंक्शन करेगी। यानी फिर उन्होंने मैसेज दिया कि हमको तो भोजन नहीं मिला। वो रोएंगी, चिल्लाएंगी। जो चिल्लाना है, रोना है, ये आपको किस रूप में होता है? ये आपको इंफॉर्मेशन ट्रेवल करती है हाइपोथैलेमस को कि हमको भोजन नहीं मिला। फिर वो वहां से इंस्ट्रक्शन देता है कि भोजन लीजिए, तो और आदमी खाना खाता है, फिर वही खाता। और डायबिटीज मेलाइटिस है उसको, तो फिर वही प्रॉब्लम होती है। लगातार भूख लगती रहती है लेकिन सेल का काम पूरा नहीं होता। सेल की जितनी कोशिकाएं हैं सब भूखी रहती हैं। वो बार बार इंफॉर्मेशन हाइपोथैलेमस को देती रहती हैं कि हमको भोजन चाहिए, भोजन चाहिए, भोजन चाहिए। इसलिए डायबिटिक पेशेंट को अधिक यूरिन होती है, अधिक भूख लगती है, और लेकिन उसका काम नहीं बनता क्योंकि उस पर इंसुलिन नहीं है। इसीलिए जब इंसुलिन दी जाती है बॉडी में, चाहे दवा के रूप में चाहे इंजेक्शन के रूप में, तो वो शुगर जा पाती है। ये है तो हाइपोथैलेमस। प्यास, शरीर में पानी की मात्रा शरीर भार के अनुपात में 60% है। लोग देखे हुए 40% कोशिकाओं के अंदर है और 20% कोशिकाओं के बाहर है। अंदर 40% है और 20% बाहर। इसी 20% में जो अंदर कमी, इस 20% माने क्या? जो कोशिका एक्स्ट्रा सेलुलर में कमी होने पर, अब रिसेप्टर तो बाहर है ना, तो हाइपोथैलेमस ये जो ऑस्मो रिसेप्टर्स है, ये यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को बताते हैं। ऑस्मो रिसेप्टर ऑस्मोटिक प्रेशर को बताते हैं। तो यानी जो इसका कम हो जाएगा तो ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक माने प्रेशर होता है जो एग्जर्ट करता है कोई भी सिस्टम, तो वो प्यास का एहसास कराते हैं। यही ऑस्मो रिसेप्टर्स देखते हैं पानी कम हो रहा है, तुरंत उन्होंने पानी हमको चाहिए, क्योंकि उनका जो ऑस्मोटिक प्रेशर घट जाता है तो उन्होंने तुरंत कहा कि पानी हमको चाहिए। अब पानी गए तो जैसे वो कराते हैं तो अब किडनी दो काम करे, या तो किडनी उसको और अधिक जल को जो बाहर निकाल रहे उसको रोक ले, एक तो ये तरीका है। दूसरा आप प्यास पीजिए, दो ही तरीके हैं, या तो बाहर से आप पानी पी लीजिए तो आपका ठीक हो जाएगा, और नहीं तो जो किडनी से बाहर निकल रहा, दो ही तरीके तो हैं। या तो आपके घर में आने वाली, घर में कोई पैसा आ रहा हो तो ये भी आपका इनकम है, और अगर आपको बचत आपकी अधिक हो जाए तो ये भी आपकी इनकम है। आप 100 रुपये आपके पास आ रहा है और आपका खर्च 60 है तो आपके पास 40 बचत हुई। अब आपके पास 150 आ गया तो आप और 60 खर्च हुए तब भी आपके पास बचत हो गई। और अगर आपके पास 100 रुपया नहीं आ पा रहा, 80 है, लेकिन आपने अगर केवल 20 ही खर्च किया तो आपके पास 60 बचत है। ये कंसेप्ट है। तो ये वाला प्रयास करता है जैविक घड़ी। आपके शरीर में, सबके शरीर में बायोलॉजिकल क्लॉक है, ध्यान रखिएगा। आप उस बायोलॉजिकल क्लॉक का प्रयोग कम करते हैं, उसको क्लॉक का प्रयोग करिए। रिदमिक है, वो आपको इंफॉर्मेशन देती है, चाहे भूख लगने की हो, चाहे आपको टॉयलेट जाने की हो, सुबह उठने की हो, रात में सो जाने की, सबकी है। इसी को आपको लगातार आपको लय में लाना है, और लय में नहीं लाएंगे आप अलार्म लगाते। अलार्म विशेष परिस्थिति में लगाइए, पहले आप उसमें जहां विशेष परिस्थिति वहां लगा लीजिए, लेकिन नॉर्मली आप करेंगे तो आपको, अगर आपने मन में सोच लेंगे 9 बजे सोते हुए, 10 बजे सोते हुए कि हमको 4 बजे उठना है, तो 4 बजे बायोलॉजिकल क्लॉक उठा देगी। एक क्लॉक आपके पास अंदर है, घड़ी है, लिम्बिक घड़ी है, ये लिम्बिक सिस्टम की। यौन संबंध भावना की भावना उत्पन्न, ये भी उसी का हाइपोथैलेमस का है। मदर भावना होना, ये भी उसकी प्रॉब्लम, वो है, मतलब काम है, फंक्शन है उसका। ये हम लोगों का हो गया। आगे हम लोग चले, अभी हम लोग कर सकते हैं रीता गांधी मैडम, अनिल शर्मा मैडम, बोलिए। सर करा दीजिए। सेरेब्रम पढ़ा दीजिए। ठीक। ब्रजेश्वर भक्ता मैडम।
अरे सर ब्रजेश्वर भक्ता जी बोलिए, आप बहुत दिन बाद आए हैं शायद, इधर आ नहीं पाए थे ना ब्रजेश्वर जी? हाँ सर, नमस्कार सर। चलिए ठीक है, तो आपका स्वागत है, आपका स्वागत है। और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं सेरेब्रम, जितना हम लोग कर सकेंगे उतना पढ़ाते हैं। इसी की लैंग्वेज में देखिए, सेरेब्रम कहलाता है। अब ये सेरेब्रम हम लोग मानते हैं कि सबसे हमारा जो है ब्रेन में बड़ा ब्रेन यही कहलाता है ना, और छोटा ब्रेन सेरेब्रम कहलाता है। तो ब्रेन बहुसंख्यक कोशिकाधारी प्राणियों में शरीर की अधिकतम कार्य, सब अधिकतम, जो ब्रेन मतलब ब्रेन क्या है, ब्रेन और हमारा स्पाइनल कॉर्ड दो ही तो नियंत्रित करते हैं, तो उसी का पार्ट ही तो है सेरेब्रम का। तो ब्रेन और जो है ये स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों मिलकर सेंट्रल नर्वस सिस्टम की रचना करते हैं। तो ये क्या कह रहे हैं कि अधिकांशतः गतिविधियों को नियंत्रित करता है, कंट्रोलर यही है। और ये हम लोगों ने कहा कि कंट्रोलर दो ही है, ये और एक दूसरा रेगुलेटर हमारे पास एंडोक्राइन सिस्टम है। इस हम लोग जो मेमेलिया हम लोग कहते हैं, मेमेलिया हम लोग कहते हैं, जिसमें स्तनधारी प्राणियों में है। तो मस्तिष्क का आकार और भार दोनों चीजें, जैसे रीजस मंकी जो है, जो जिसपे हम लोग RH फैक्टर देखते हैं, पाया गया था। तो रीजस मंकी में जो मस्तिष्क का आकार है वो चिंपैंजी के आकार का 1/4 है, और चिंपैंजी में जो चिंपैंजी का जो आकार है वो हमारे उससे 1/4 है, उससे हमारा 4 गुना हमारा बड़ा है। यानी हमारा रीजस मंकी से हमारा 16 गुना बड़ा है। अपने को इससे तुलना करें तो रीजस मंकी की जो 16 गुना बढ़ा है और चिंपैंजी की वजह से 4 गुना बढ़ा हुआ है। तो इस प्रकार भेल और हाथी के मस्तिष्क सबसे बड़े और भारी हुए थे भी, सबसे बड़े भेल बहुत बड़ी है, हाथी बहुत बड़ा है, तो इसका सबसे भारी बड़े हैं। लेकिन अगर शरीर भार की तुलना करें तो मानव का सबसे बड़ा है। मानव मस्तिष्क से छोटे और हल्के हैं, सब भारी, इनके शरीर भार की तुलना में मानव मस्तिष्क से छोटे और हल्के हैं। मानव मस्तिष्क बहुत भारी है, ये जितना अधिक भार उतना अधिक उसको कंट्रोलिंग क्षमता। एक वयस्क व्यक्ति, जो हम लोग एडल्ट की बात करते हैं, उसमें 1400 ग्राम है। तो कभी क्वेश्चन आता है कि कितना ग्राम है, 1400 ग्राम है, लेकिन वो हमारे सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड में तैरता है, इसलिए 50 ग्राम भार का है। जल उसको उछालती है ना, तो जल के उस उछाल वाले पॉइंट की वजह से 1400 ग्राम का 50 ग्राम भार का रहता है। ठीक है, क्लियर? ये 1400 ग्राम का आप समझिए, और दूसरा 50 ग्राम। अगर कोई तुलना है कि चिंपैंजी कितना होता है, तो आपके चिंपैंजी से हमारा 4 गुना बड़ा, रीजस मंकी से हमारा 16 गुना बड़ा है। ये जो दिखाया गया है, ये दिखाया गया कि वर्चुअली जो आपका ये जो शरीर के कौन से भाग में जो फंक्शनल और जो हम संवेदी, उनके हिसाब से ये दिखाया गया कि शरीर में जो पार्ट कितना मतलब वो योगदान किसका कितना है। हमारे हाथों का योगदान कितना अधिक है, अधिकतर फंक्शन हमारे हाथों से होते हैं। उसी तरह ये चेहरा हमारे पास सेंसरी के लिए बहुत बड़ा है, तो सेंसरी ऑर्गन्स जो यहाँ पर आपको फेस वाले भी दिखते हैं सारे, और ये सबसे अधिक उसका प्रोपोर्शन सबसे अधिक इन्हीं के पास होता है। ये दिखाने की कोशिश की गई है। अब विकास की अब देखें, ये कहते हैं कि जो जब भ्रूणावस्था में है तो 3-4 हफ्ते में, यानी 1 महीने लगभग, मस्तिष्क और एक्टोडर्मल ओरिजिन के रूप में, तो उसमें 3 होते हैं, एक्टोडर्मल 3 होते हैं, एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल और मेसोडर्मल 3। जैसे हम लोग हमेशा देखा, मेसो माने बीच में, एक्टो माने बाहर, और एंडो माने अंदर वाला। तो ये एक्टोडर्मल ओरिजिन है हमेशा। ये देखिए, कोई नॉर्मल समझिए अभी कि एक्टोडर्मल माने बाहरी, तो खोखली नली, इसको एक वो नली है, उसके 3 पार्ट कर दिए गए, एक एक्टोडर्मल है, एक मेसोडर्मल बीच वाला, और एक है एंडो। तो एक्टोडर्मल से इसकी विकास हुआ। अब ये 3 फूले हिस्से हैं, उन फूले अंगों से ही जन्म हुआ इसका। तो पहला हमारा कहा गया प्रोजेनसेफेलॉन। सेफेलॉन आप जब भी समझ में आए, सेफेलॉन हमेशा समझ लीजिए कि ये ब्रेन से संबंधित है। सेफेलॉन
है ना। अब आप समझ लीजिए ब्रेन के सेफलॉन, तो प्रोजेंसेफलॉन एक ब्रेन से बनते हैं। फिर दूसरा आप देखिए, फिर मीजेंसेफलॉन, हम लोग कहा था मेसोडर्म, तो मीजेंसेफलॉन ये समझ मस्तिष्क ये विकसित हुआ। एक्टोडर्मल हुआ, वहां तो ओरिजिन वहीं से हुआ, लेकिन यहाँ तीन अलग अलग हो गए, प्रोजेंसेफलॉन, मीजेंसेफलॉन मिड ब्रेन वाला कंसेप्ट, और तीसरा रोम्बेनसेफलॉन, तीन। अब इनके अलग अलग पार्ट कैसे हुए। प्रोजेंसेफलॉन से बना दो पार्ट, एक टेलेंसेफलॉन बना जिसमें लेटरल वेंट्रिकल्स हैं, तो वही उनको हम लोग लेट्रिकल कैविटीज कह सकते हैं, तो उनसे लेटरल वेंट्रिकल्स बने। डायनसेफलॉन से बना थैलमस और हाइपोथैलमस, जो हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस बात करें वो डायनसेफलॉन से बना, तो हम जब हाइपोथैलमस की बात करेंगे वो कहेंगे डायनसेफलॉन से बना। प्रोजेंसेफलॉन ओरिजिनल है, उससे दो बने, टेलेंसेफलॉन, उससे लेटरल वेंट्रिकल्स बने, और डायनसेफलॉन से हमारा थैलमस और हाइपोथैलमस दोनों बना। तो ये दोनों मिलकर सेरेब्रल हेमिस्फीयर, जो हम ये वाला हेमिस्फीयर माने एक इधर का भाग एक इधर का भाग, ये सेरेब्रल हेमिस्फीयर की रचना ये दोनों करते हैं। यही कौन करते हैं? दोनों मिलकर, यानी टेलेंसेफलॉन और डायनसेफलॉन, क्योंकि उसमें थैलमस भी होगा, हाइपोथैलमस भी होगा, लेटरल वेंट्रिकल्स भी होंगे, तो ये दोनों मिलकर सेरेब्रम बनाए। अब तीसरा मीजेंसेफलॉन, इसे मध्य ब्रेन, मिड ब्रेन, तो यानी कभी आपको याद करना हो तो मीजन माने एम से बना हुआ वो, तो मिड ब्रेन, मीजेंसेफलॉन से मिड ब्रेन, मीजन से मिड ब्रेन, ठीक। तीसरा हुआ, तीसरा रोम्बेनसेफलॉन, तो इसके दो भाग हो गए, मेटेनसेफलॉन। अब रोम्बेनसेफलॉन अब पीछे का भाग आ गया, अब ऊपर सबसे ऊपर वाला हो गया, मध्य मस्तिष्क हो गया, अब पीछे वाला आ गया, तो मेटेनसेफलॉन से क्या बना? पोन्स। हम लोग देखा था मिड ब्रेन के नीचे पोन्स है, याद करिए ना, 7 नंबर पे हम लोग रखा था किसको? पोन्स को, और 8 नंबर में हम लोग दिया मिड ब्रेन को, याद है आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। तो ये पोन्स है, पोन्स फिर मिड ब्रेन, तो पोन्स का मेटेनसेफलॉन से हुआ पोन्स, और माइलेनसेफलॉन से मेडुला बन गया। इन दोनों ने मिलकर के, पोन्स और मेडुला ने मिलकर के सेरेब्रम, ये मेटेनसेफलॉन और माइलेनसेफलॉन, इन दोनों ने मिलकर के सेरेबेलम का विकास किया, जो आपके बगल में पीछे ऐसे। तो बस ये डेवलपमेंट हिस्ट्री है। सेरेब्रम हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर माने दो हेमिस्फीयर है, इधर वाला इधर, लेफ्ट राइट। तो अन्य प्राणियों में विभिन्न आकारों के भार के पाए जाते, ये तो पहले भी कह चुके हैं हम लोग, किंतु मानव सेरेब्रम हेमिस्फीयर पर 1.5 से 4.5 मिलीमीटर मोटी न्यूरॉन परतें हैं। तो न्यूरॉन हमारी सेल्स है, सेल क्या है? जो हर जगह के सेल का नाम अलग अलग है, तो सेल को हम कहते हैं कॉमन नाउन, और जो हमारी अलग अलग ऑर्गन की सेल्स हैं उनको हम प्रॉपर नाउन कह सकते हैं। हम मानव हैं, लेकिन मेरा नाम अरविंद श्रीवास्तव है, आपका नाम अनिल शर्मा है, मैडम किसी का है, किसी का बुद्धेश्वर भक्ता जी। ये जो है ये नाम प्रॉपर नाउन, तो वह सेल के नाम। यहाँ ब्रेन के जो सेल्स हैं उनका नाम हम लोगों ने रखा है न्यूरॉन। तो वो न्यूरॉन कहना, न्यूरॉन कितनी मोटी है? न्यूरॉन की परत है। तो यानी मानव सेरेब्रम हेमिस्फीयर में 1.5 से 4.5 मिलीमीटर मोटी, मिलीमीटर में कर रहा हूँ, मीटर में मिलीमीटर मोटी न्यूरॉन की परतें हैं, जिसे हम लोग सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। इसको ही जो कॉर्टेक्स हम लोग कह रहे हैं, इसी को कह रहे हैं। इस सेरेब्रल कॉर्टेक्स का क्षेत्र निरंतर विकसित होता रहता है। क्यों? सेल, ऐसा मत सोचिए सेल, नए सेल नहीं आते, वही सेल डेवलप होते हैं। जितना भी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में आपके सेल बन चुके जन्म से, वो आगे रीजनरेशन नहीं होता, रिप्रोडक्शन नहीं होता। केवल क्या होता है, वही छोटे से बड़े से हम एक है, हम बड़े हो गए। पहले 2 फीट के रहे होंगे, 4 फीट के बने, 6 फीट के बने, ये जो बना ये तो विकसित हुआ, तो ये विकास होता रहता है, ठीक है। इसका साथ ही कहा था जन्म से वयस्क होने तक लगभग 22 ईयर्स तक विकास नॉर्मली होता है, उसके बाद फिर विकास होना बंद होता है। इसमें बोन रिमॉडलिंग करती थी, अप टू 25 ईयर्स रिमॉडलिंग हो सकती है, लेकिन नॉर्मली 21-22 तक बढ़ता है। इसका सतही क्षेत्र, जो बाहर का सतह का जो क्षेत्र है, क्रेनियल कैविटी की तुलना में 4 गुना है। अब क्यों? जो क्षेत्र बोलते क्रेनियल कैविटी, मान लीजिए
आपको उसका कैविटी इतनी है, लेकिन इसको बढ़ाने के लिए ऊपर जिग जैग में कर दिया गया तो 4 गुना बढ़ा हुआ। इस जैसे आपने देखा होगा तिरपाल, देखा आप लोगों ने, किसी ने देखा तिरपाल? तिरपाल देखा? खेल का मैदान आपने देखा होगा तो जो बिछाने ले आते हैं, याद करिए, पानी बरसने लगा तो कौन बिछाने ले आता है? कोई लाता है? कोई नहीं देखा, किसी ने कोई कभी कोई खेल देखता भी नहीं क्या? तिरपाल किसी ने देखा? देखा है सर, देखा है। हाँ तो वही तिरपाल में पानी को रोकने के लिए, हाँ तो वही हाँ, तिरपाल धूप को देखने के लिए। ट्रक से लाता है, सामान जाता है तो ट्रक में तो वो आप तिरपाल को देखते होंगे लास्ट में, तो इतने बड़े 1 फीट 4 फीट में 2 फीट में रख लेते हैं, और वही 70-80 फीट हो जाता है लंबा, याद हो जाता है ना? तो यानी 70-80 फीट का तिरपाल 4 फीट में आ जाता। यही किया गया है जिग जैग करके क्रेनियल कैविटी की तुलना में 4 गुना अधिक, क्योंकि वहां पर सेल्स अधिक चाहिए हमको, तो क्रेनियल कैविटी कम थी। कितना बड़ा बनाते सर? तो बनाए कम, तो उसको उन्होंने किया कि उसको अनियमित दर्रों सलसाई और चोटियां माने ऊपर, गायरी, जायरस या गायरी कह दिया, गायरी माने कई, प्लूरल, तो जायरस, गायरी, और सल्कस और सलसाई, एक सल्कस एक नीचे, ऐसे ऐसे। तो यूं जो नीचे वाला है वो हमारा सल्कस हुआ, ऊपर वाला हमारा हुआ जायरस, तो उसको प्लूरल में जायरी और सलसाई कह दिया गया। ठीक है। सामान्यतः सल्कस में कॉर्टेक्स की मोटाई कम होती है, नेचुरली नीचे वाले में कम होगी, और जायरस में अधिक होगी, क्योंकि ये वाला अधिक मोटा है तो ये अधिक मोटा होगा, और नीचे वाले में कम होगी। तो अधिकतम कितना होगा? 4.5, जो लिखा ना 4.5 मिलीमीटर मोटी न्यूरॉन बढ़ते, तो ये वाला कहाँ होगा? जायरस में पाया जाएगा, लेकिन सलसाई में ये इसका कम होगा, कम। ये क्यों किया गया? केवल किस लिए कि इसका क्षेत्रफल बढ़ाने के लिए। कारण क्या था? हमको आवश्यकता थी कि उसमें अधिक सेल्स ले जाए ताकि हमारे अधिक फंक्शन हो सके, इसलिए हम लोगों ने किया, इसलिए ईश्वर ने किया, हमने नहीं, ईश्वर ने किया ये वाला। ये उसके नंबरिंग सिस्टम है। अभी इस पर चर्चा करेंगे। संपूर्ण मस्तिष्क स्पाइनल कॉर्ड सहित 2 समान बराबर हिस्सों में मिलकर बना हुआ है। ठीक है, संपूर्ण, और दोनों दाएं व बाएं हिस्सों में आपसी संबंध मौजूद है। ठीक है, ऐसे दोनों यूज करते हैं। आपसी कहने का तात्पर्य 2 समान हिस्सों में बटा हुआ, परंतु दोनों हिस्सों के मध्य कोई विभाजन रेखा नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको कहें भैया यहाँ पर करिए, है अंदर से जुड़े हुए हैं सब, अंतर समझ लीजिए, अंदर से सब आपसी में एक, जैसे आप कोई हड्डी सिल दीजिए, ऐसी सिली हुई है, लेकिन कोई विभाजन रेखा को दिखाई नहीं पड़ती है, वो सिली ऐसी है कि दिखाई नहीं पड़ती। इतना बढ़िया स्विचिंग हुई है कि जैसे आप कोई सिलाई करें, तुरपन करें या कुछ सिलाई करें और आपको मालूम ना हो पाए कि इसमें कभी सिला गया है, वैसे ही किया है ईश्वर ने। कोई सेरेब्रल कॉर्टेक्स के अलावा शेष सेरेब्रम का हिस्सा व्हाइट मैटर, हम लोगों ने पढ़ा था शुरुआत में ही, जो ऊपर वाला है तो अंदर का जो एरिया वो व्हाइट मैटर, यानी व्हाइट मैटर माने, यानी हम क्या कहते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन माने, एक्सॉन में माइलिन शीट चढ़ी हुई है, उसका रंग सफेद है, इसलिए व्हाइट मैटर कह दिया उसको। उसमें महत्वपूर्ण संरचनाएं क्या है? इसी में क्या है अंदर देखिए, थैलेमस इसी के अंदर, हम लोग थप्पड़ मारा, हाइपोथैलेमस इसी में है, कॉर्डेट न्यूक्लियस इसी में है, लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस इसी में है, इसी में क्लॉस्ट्रम इसी में है, और कार्पोस, इन दोनों को, लेंटिफॉर्म दोनों को कॉर्पस स्ट्राइटम कहते हैं, एमाइगडालम न्यूक्लियस कॉम्प्लेक्स इसी में है। तो ये जो कह रहे हैं 5 और 6, यानी क्लॉस्ट्रम और एमाइगडालाइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स मिलकर के न्यूक्लियाई, बेसल न्यूक्लियाई बनाते हैं। इसको बेसल गैंग्लिया कहते हैं, बट बेसल गैंग्लिया नहीं कहते, गलत कहते हैं। इट शुड बी, वी शुड प्रोनाउंस इट बेसल न्यूक्लियाई, क्योंकि जो अंदर हम लोगों ने कहा है कि जो अंदर सेल में पाए जाएंगे, अगर वहां कभी कोई सेल बॉडी पड़ी होगी तो उसको हम लोग बेसल न्यूक्लियाई बोलेंगे। बेसल गैंग्लिया सेंट्रल नर्वस सिस्टम में नहीं होता, वो होता है, वो कोई भी गैंग्लिया
जब भी होगा वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में होगा, इसलिए यहाँ पर हम लोग बेसल न्यूक्लियाई कहते हैं। हालांकि कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा बेसल गैंग्लिया, लेकिन इट शुड बी, वी शुड प्रोनाउंस इट। ये तीनों शरीर के अंगों के संचालन के प्रोग्राम बनाने में सक्रिय भाग लेते हैं, ठीक है। तो यानी बेसल न्यूक्लियाई ये, और कौन, प्लास्ट्रम और एमिग्डालाइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, और 4, 5, 6 ये देखो 4 लेंटिफर न्यूक्लियस, ये तीनों मिलकर के शरीर के अंगों के संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका। तो यानी किसका है, लेंटिफर न्यूक्लियस, क्लॉस्ट्रम और एमिग्डालाइड न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स, ये। फिर और क्या होता है, 7वां इंटरनल कैप्सूल, ये इसके माध्यम से समस्त अभिवाही असेंडिंग ट्रैक और अपवाही डिसेंडिंग ट्रैक गुजरते हैं इसके माध्यम से। यानी देखिए इसके माध्यम, असेंडिंग माने यू ऊपर जा रहा है, तो इंटरनल कैप्सूल ये वाला ऊपर से नीचे का मूवमेंट के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग ट्रैक के लिए है। तो यानी हमने कहा ना कम्युनिकेट ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, ऊपर से नीचे, ये वाला इंटरनल कैप्सूल से गवर्न होता है। कोरोनल रेडिएटा, ये मात्र एक्सॉन का समूह, मैंने एक्सॉन माने हम लोग समझते हैं व्हाइट मैटर, जो सूर्य किरणों के समान फैलते हुए दिखाई पड़ते हैं। ऐसे आपको लगेगा जैसे सूर्य किरण है। ये अभिवाही वही दोनों पथों के एक्सॉन है, जो जा रहा है उसके एक्सॉन है। इंटरनल कैप्सूल में से सेरेब्रम कॉर्टेक्स में आते रहते हैं। इंटरनल कैप्सूल ये जा रहा था, इससे कॉर्टेक्स में आते जाते हैं, तो वो उनकी बात कर रहा है कोरोनल रेडिएटा। कोरोनल रेडिएटा आपको एक और सिस्टम मिलेगा जो फीमेल जेनाइटल सिस्टम है, उसमें भी आपको ये मिलेगा, कोरोनल रेडिएटा वहां भी मिल जाएगा। मतलब शब्द जो है बहुत से जगह कॉमन हो जाते हैं। दोनों पार्श्व सेरेब्रम के मध्य संबंधित फाइबर्स कमीसर्स होते हैं। दोनों पार्श्व सेरेब्रम है मध्य संबंधित फाइबर्स, मतलब कोई भी फाइबर ऐसे जोड़ेगा या ऐसे जोड़ेगा या ऐसे आगे पीछे जोड़ेगा, ये सब ये होता है फाइबर्स कहलाते हैं। 10वां क्या होगा, कॉर्पस कैलोसम, सबसे इंपॉर्टेंट, सेरेब्रम के आधार की ओर नीचे यहाँ पर कहीं होगा, नर्व फाइबर से बना हिस्सा है जिसके दोनों पार्श्व सेरेब्रम से जुड़े हुए हैं। इधर से जुड़ा हुआ ऐसे, तो ये ऐसे जुड़ा हुआ, तो यूं करके इसी के माध्यम से दोनों पार्श्व सेरेब्रम के विभिन्न हिस्से ऐसे ये संबंधित रहते हैं, यानी लेफ्ट और राइट दोनों संबंधित रहते हैं इसी कार्पस कोलोसम की वजह से। और इस कार्पस कोलोसम हम लोगों ने थंब में रखा हुआ, याद करिएगा, थंब में आगे हम लोगों ने पढ़ा आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर में। फिर क्या है, जेनिकुलेट बॉडीज, गैंग्लियन की भांति ये भी विशेष नर्व फाइबर का रिले स्टेशन है, जैसे, ठीक है। तो रिले स्टेशन ये भी जेनिकुलेट बॉडीज रिले स्टेशन दो है, कौन है, एक मीडियन है और एक हमारे लेटरल है। लेटरल माने साइड वाला होता है और मीडियन माने बीच वाला होता है। इसमें श्रवण संबंधित नर्व फाइबर्स है, ऑडिटरी वाले। तो मेरी मीडियल जेनिकुलेट बॉडी इसके लिए सुनने के लिए, और लेटरल से देखने, विजुअल पाथवे। फिर क्या है, हेबिन्यूलर न्यूक्लियस, हेबिन्यूलर न्यूक्लियस, थैलेमस के पास कुछ नर्व कोशिकाओं का समुदाय है जो थैलेमस, ऑल्फैक्टरी, ट्यूबरकुलर और फोनिक्स से इफरेंट प्राप्त करता है। इसका संबंध पीनियल बॉडी से भी है। पीनियल बॉडी को हम लोगों ने कहा कि हमारा एक सिस्टम है, कौन सा सिस्टम है, एंडोक्राइन सिस्टम का एक भाग है, वो पीनियल बॉडी कहलाती है। अब प्रमस्तिष्क के सेरेब्रम के कॉर्टेक्स को शरीर के कार्यों के आधार पर क्षेत्रीय नंबर दिए गए। ये एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको नंबरिंग सिस्टम दे दिया। तो यही नंबर सिस्टम जो उन्होंने बना दिया वही दिया जाता है, इसी को ये नंबर में हम लोग देखेंगे। देखिए ये करें साइड व्यू दिखा दिया उन्होंने, ये देखिए एक साइड व्यू दिखा दिया है, और एक आप फ्रंट देखिए, फ्रंट आपको फ्रंट देखिए, मीडियल व्यू, फ्रंट जो है आपका, फ्रंट जो है आगे की तरफ हुआ ना, ये जो राइट आपको दिख रहा है, राइट में वो आपका जहां पर 32 नंबर दिख रहा है ये आपका फ्रंट होगा, और बैक वाला आपका 18, जहां 18 19 दिखा ये आपका ये बैक है, ठीक है। और ये लेटरल व्यू माने साइड वाला व्यू। अब इन्हीं के हिसाब से देखिएगा, फिर हम लोग देखते रहेंगे बार बार।
ये प्रश्न आते हैं इसलिए समझ लीजिएगा उनको। एरिया नंबर 1, 2, 3 शरीर के प्रत्येक अंग विशिष्ट अंगों छोड़कर से मस्तिष्क को आने वाली सामान्य संवेदनाओं का प्राप्ति क्षेत्र है, यानी सेंसरी और कॉर्टेक्स। यानी कॉर्टेक्स में जो सेंसरी कोई भी इंफॉर्मेशन पहुंची, सेंसरी माने जो हाथों से गई, पैरों से गई, ये सेंसरी वाले है ना, तो ये सेंसरी जो कॉर्टेक्स को जाने वाली है उनका प्राप्त क्षेत्र है। ये आगे की तरफ देखिए कहां पर है, आप उसमें देखिए अपने यहाँ, थोड़ा सा रह गया, बहुत दिन नहीं, देखिए देखिए दो कहां दिख रहा है, दो दिख रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 3 दिखा आपको, बीच में देखिए इस वाले में, ऊपर वाले उस वाले में, उस वाले में 1, 2, 3 दिखा। जी सर दिख रहा, 1, 1, 3, 2। हाँ बिल्कुल बीच में समझ लीजिए, हाँ बीच में है, बीच में है। तो ये हमारा किसको है, इसको बता रहे हैं कि ये हमारा सेंसरी क्षेत्र है, जो पहले आता है वो इसमें 1, 2, 3 में आएगा। ठीक है, 1, 2, 3 ये सेंसरी के लिए आएगा। फिर लिखा हुआ है आगे, इस पर पहले देख लीजिए, फिर लिखा, हम पढ़ रहे हैं उसमें, आप किताब हो 4, 6 और 8 शरीर के विशिष्ट अंगों को छोड़कर मस्तिष्क से संप्रेषित आदेश, मोटर एरिया 4, 5, 6 देखिए, 4, 5 दिखा, 4 तो दिखा, 6 दिखा, 5 भी दिख गया, दिखा, 8 भी उतर रहे हैं सर। 2 के बगल में 5, 2 के लेफ्ट में 4 और 4 के बगल में 6, तो 2 नहीं 4, 6, 8, 4, 6, तो 1, 2, 3 तो पहले था, 4, 6 दिख गया, 8वां भी वही बगल में है, 6 के बगल में 8 है। ये हमारा मोटर एरिया, यानी पहले इंफॉर्मेशन आई वो यहाँ पर हो गई, इस पर इंफॉर्मेशन के बाद अब आपको कोई ऑर्डर देना है ब्रेन को, तो उसने क्या है, इस नंबर से ऑर्डर दे देता है, वो 4, 6, 8 से देता है। पहले आता है 1, 2, 3 में सेंसरी इंफॉर्मेशन आई और 4, 6, 8 से उसने इंफॉर्मेशन दे दिया। तो पहले समझ लीजिए, जब पहला 1, 2, 3 आने वाला, 4, 6, 8 जाने वाला, उसमें देखिए 1, 2, 3 है, 4 ही होगा, 5वां छोड़ दीजिएगा और 7वां छोड़ दीजिए, 5 नहीं है, 4, 6, 8 है केवल, 4, 6, 8। ठीक है, तो 4, 6, 8 आपका जाने वाला है, मतलब जो ऑर्डर देता है। तीसरा क्या लिखा हुआ है, एरिया नंबर 9, 10, 11 और 12 ये सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। एरिया नंबर अब नीचे आएगा, 9, 10, 9, 10, 11, 12 इसमें नहीं दिख रहा है क्या, दिख रहा हूँ, 9 तो दिख गया, 9, 10, 11, 9, 10, 11 दिखा आपको, बोलिए आगे 9, 10, 11 तो दिख गया, 12वां नहीं दिख रहा। हाँ 9, 10, 11 दिखा, 12 हाँ। 12 साइड में होगा, कहीं साइड में होगा, कोई देखिए दोनों व्यू पूरा नहीं दिया है ना, पूरे ब्रेन का नहीं दिया है ना। हाँ 9, 10, 11 दिख गया, तो 9, हाँ 10 सीट ऑफ इंटेलिजेंस है, ये फ्रंट का पार्ट है, ये जो आपको दिख रहा है 9, 10, 11 ये फ्रंट का है, समझ रहे हैं आप लोग, ये 9, 10, 11 ये फ्रंट का है, ये वाला एरिया, ये है एरिया। ठीक है, ये समझ लीजिए, ये वाला एरिया है, इसीलिए ये कहते हैं कि ये आपका बुद्धिमत्ता का क्षेत्र है 9, 10, 11। इसीलिए ये नॉर्मली कहते हैं यहाँ पर चोट नहीं लगनी चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। 9, 10, 11 सीट ऑफ इंटेलिजेंस है। एरिया नंबर 17 दृश्य क्षेत्र, देखिए 17 माने दृश्य, हमेशा हॉस्पिटल में होता है ना, 17 नंबर पीछे आया ना, देखिए 17 नंबर दिख रहा है आपको, यहाँ पीछे में दोनों में दिख रहा है, 17 नंबर इधर दिख रहा है, नीचे में देखिए 17 नंबर दिख रहा है, पीछे की तरफ है ये सर 39 के ऊपर है जस्ट। हाँ 39 के, हाँ 39 के बगल में, 39 के बगल में 17, तो ये पीछे का पार्ट है, समझ रहे हैं, ये 9, 10, 11 वाला आगे का पार्ट है, 17 वाला पीछे का भाग रहा है। और यहाँ भी दिखा हुआ है, नीचे वाले में दिखा है 17, 18, 19 यहाँ दिखा है, 17, 17 दिया हुआ ना, तो ये वाला, यानी ये इस यहाँ पर आपका कौन सा है, विजुअल क्षेत्र है। एरिया नंबर 18, 19 विजुअल साइकिक एरिया, दृश्य प्रति क्षेत्र है 18, 19, देखिए 18, 19 यही बगल में है ना। तो यानी यहाँ पर क्या होता है, देखिए
ऑडियो साइकिक, अब मतलब कोई देखा और आपको तुरंत उससे आपको इमोशनली आपने ऑडियो में सुना और तुरंत आपका रिएक्शन हुआ, तो वो वाला ऑडियो साइकिक एरिया है। क्योंकि यहाँ पर अभी आप पढ़ेंगे बहुत तमाम, लेकिन इसे केवल इतना समझिए कि उससे आपको कोई सुना तुरंत रिएक्ट करने वाला जो होगा वो यही है। तो ये 17, 18, 19, 17, 18, 19 तीन हो गए ना। 17 विजुअल एरिया हो गया, 18, 19 आपका दृश्य प्रतिक्षेत्र हो गया, उसी बगल में एसोसिएशन टाइप का। तीसरा क्या हुआ, 20, 21 और 22। 20, 21, 22 देखिए यहाँ पर, ऊपर इसमें नहीं होगा, ऊपर वाले में होगा। 20, 21, 22 देखिए इधर इस तरफ बना हुआ है साइड में, लेटरल व्यू में 20, 21 तो लिखा हुआ है, 22 नहीं दिख रहा होगा ना। 20, 21 नहीं दिख रहा है, 20, 21 तो दिख रहा है, 22 नहीं दिख रहा है इसमें। 22 नीचे में कहीं दिख रहा है क्या? 22 इसमें नहीं दिख रहा। नहीं है सर। 23, 24 दिख रहा है, लेकिन 22 नहीं। 23, 20, 21 दिख रहा है। तो 20, 21 ये जो एरिया है 22 का, ये ऑडिटरी एंड ऑडियो साइकिक एरिया दोनों, जैसे हम लोगों ने यहाँ देखा था ना विजुअल और विजुअल साइकिक, वैसे ऑडिटरी और ऑडियो साइकिक एरिया है 20, 21, 22 ये। तो ये कहा सुनने वाला साइड में होगा ना, हमेशा साइड में होगा ना, ये यही साइड में है। देखिए साइड में है, लेटरल व्यू लिखा है ना, तो 20, 21, 22 साइड में है, तो ये वाला एरिया क्लियर। फिर 23 और 24 ये आपका एरिया नंबर इसका नहीं दिखा हुआ, 23, 24, 39 और 40। 39 और 40 कहां पर है? 39, 40 कौन है? सेंसरी उच्चारण ऊपर क्षेत्र। वाले बीच में है सर, ऊपर बीच में है ना। आगे की तरफ होना चाहिए। हाँ 39, ये देखिए 39, 39 तो मिल गया, और 39, 40 बगल में है। तो ये आपका बोलने का सेंसरी उच्चारण क्षेत्र है, सेंसरी उच्चारण क्षेत्र है, यानी बोलने के लिए यहाँ पर ये वाला आपका है कि ये वाला 39, 40 यही ये आपका उसका बैक, ये बैक का एरिया है 39, 40। ये पीछे का एरिया साइड का, ये वाला एरिया, ये वाला, क्योंकि ये 17, 18 पीछे का एरिया है ना, ये वाला एरिया है, तो उसी के बगल में 39, 40 साइड का एरिया है। और 41, 42 शब्द सेंसरी क्षेत्र है, सुनने वाला सेंसरी क्षेत्र है। कौन सा है? 41 और 42। देखिए 41, 42 उससे नीचे है, ये सुनने वाला है, सुनने वाले कान के ऊपर जस्ट हुआ 41, 42। उधर पहले सर ये वाला कॉक्लियर इनर ईयर का होता है 41, 42। हाँ 41, 42 जो है सिर्फ हाँ सुनने वाला है, हाँ वही सुनने वाला कॉक्लियर, ठीक। और 44 और 45 आपका स्पीच एरिया है। 44 और 45 देखिए, 44 और 45 कहाँ है? ये आपका स्पीच एरिया है, जहां पर आपका बुद्धिमत्ता केंद्र है, क्षेत्र है, उसी के पास में ये मुझे ये शायद लेफ्ट साइड में ही होता है, ये लेफ्ट साइड में ही होता है 44, 45 ये स्पीच एरिया है। तो ये आपका इस तरह एरिया आपका डिफाइन, इसमें इन्होंने जो नंबर थे वो उन्होंने शरीर के भाग में बांटे थे, तो उसका ये वो है। तो हम लोग यहीं तक सीमित रहते हैं, ठीक है? बोलिए। जी सर। ओके सर। ओके सर। यहाँ तक काफी हो गया है, आप लोगों का थोड़ा सा रह गया है, वो हम लोग बाद में एक क्लास ले लेंगे। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो भी चीज हो, हम लोग उसको, अपना ज्ञान किसी के पास भी हो, उसको आप खूब बांटिए, खूब उसको फैलाइए। जिसको भी आपके पास एक ए लिखना आता हो, तो ए लिखना भी बताइए दूसरे को। इसमें मत सोचिए कि हम पहले ए से लेकर जेड तक पढ़ लें तब बताएंगे ना। ए आपको मालूम है तो ए बताइए, बी आपको मालूम बी बताइए, क्योंकि ज्ञानी कोई नहीं है, ये आप लोग मालूम कि नहीं, कोई ज्ञानी नहीं है, कोई ज्ञानवान नहीं है, चाहे जितना कोई कहे। सब ज्ञान के मार्ग में उसको आने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, कोई आगे है कोई पीछे। ज्ञानवान कौन है? केवल बोलिए, कोई बताए कौन ज्ञानवान है? जो दूसरों को बांटता है, ज्ञान। ज्ञानवान केवल एक ही है बस, ईश्वर। हाँ केवल एक है, वही ज्ञानवान है।
और सब ज्ञान के मार्ग में बढ़ रहे हैं। बस कोई ज्ञानवान हो ही नहीं सकता, केवल एक ही है, वही ज्ञानी है। हम लोग सब ज्ञान की पूरा सागर है, उसमें कोई एक बाल्टी ले रहा है, कोई एक चुल्लू भर ले रहा है, बस। ठीक है, तो हम लोग जो है कोशिश करेंगे कि हम लोग अपने ज्ञान को बांटें और खेमका सर के सपनों को पूरा करें। कौन सपने क्या है? ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग चलते हैं। कल हम लोगों की क्लासेस नहीं रहेगी,